तो स्टूडेंट्स आज बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। देखते हैं आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, जानते हैं अपने कॉम्पिटिटिव लेवल से के अकॉर्डिंग कि भाई प्रेसिडेंट को इलेक्ट कैसे करा जाता है, कौन प्रेसिडेंट बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, कुछ पावर्स के बारे में, कुछ फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसका कुछ स्वरूप, इसका कुछ स्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। एग्जैक्टली प्रेसिडेंट नहीं, जैसे इंडिया को गवर्न करने के लिए जो पोस्ट बनाई गई उसे बनाया गया गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के बाद ये पोस्ट बन गई वाइसरॉय में, और वाइसरॉय के बाद जब भारत का संविधान लागू हुआ तो इसे कहा गया राष्ट्रपति। क्या कहा गया इसे? राष्ट्रपति, यानी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, भारतीय संघ के राष्ट्रपति। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट पर्सन होते हैं और इनकी वाइफ फर्स्ट लेडी होती हैं। ठीक, बिल्कुल प्रेसिडेंट का सारा, वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट लिया गया हमारे देश में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया, मगर कुछ डिफरेंसेस हैं। वहां पे कोई भी व्यक्ति 4 साल से ज्यादा समय के लिए प्रेसिडेंट नहीं होता, हमारे देश में 5 साल के लिए होता है। वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मतलब वहां की अमेरिका में जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सब प्रेसिडेंट को आंसरेबल होते हैं। प्रेसिडेंट वहां पे डायरेक्टली इलेक्ट होता है, हमारे देश में इनडायरेक्टली। मैंने आप लोगों से कह दिया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है देश की, हेड ऑफ द स्टेट होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। हेड ऑफ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट, और रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया को। इंडिया को जब भी कोई मिलने आएगा तो वो, कोई भी फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे तो वो राष्ट्रपति से मिलेंगे। राष्ट्रपति का घर नई दिल्ली में, जिसे हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी, इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट का नाम है प्रेसिडेंशियल बॉडी गार्ड्स, जो 200 सालों से भी ज्यादा आज भी उसी शौर्य और ताकत के संग भारत के राष्ट्रपति की सुरक्षा करती है। इसके बाद बात करते हैं कि कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। सबसे पहली जरूरत है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और उसकी एज 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए थी। जब मैंने आपको पार्लियामेंट पढ़ाया था तब मैंने बताया था आपको कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या गवर्नर बनने के लिए कम से कम मिनिमम एज 35 ईयर्स की चाहिए। तो 35 ईयर्स की मिनिमम एज होनी चाहिए। ना ही जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जो व्यक्ति प्रेसिडेंट बनने जा रहा है, अभी इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, वो किसी कहीं का भी, ना तो पार्लियामेंट ना ही किसी स्टेट असेंबली का मेंबर होना चाहिए, कहीं का भी नहीं होना चाहिए। बट वो एलिजिबल होना चाहिए लोकसभा मेंबर बनने के लिए, सिर्फ एलिजिबल होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लोकसभा मेंबर की एलिजिबिलिटी क्यों कहा है? क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के लिए भाई वो साउंड होना चाहिए। साउंड मतलब दिमागी रूप से ठीक होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बैंक में कोई फ्रॉड ना किया हो, किसी उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ना हो, इस तरह का व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है। तो ऐसी सारी क्वालिटीज जो व्यक्ति लोकसभा का मेंबर बन सकता है, उसके अंदर अगर ऐसी क्वालिटीज हैं लॉफुली, तो वही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। और उसके पास कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसा कोई भी पोस्ट नहीं होनी चाहिए जहां से उसको सैलरी मिलती हो या कुछ गिफ्ट मिलते हो, या फिर उसको कोई भी उसका खर्चा उठाती है कोई कंपनी। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सिर्फ सजेशन देता है, सलाह देता है अपनी नॉलेज के बेसिस पे किसी कंपनी को, और कंपनी ने उसे रहने के लिए घर दे दिया है, तो ऐसा व्यक्ति भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब जो वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो सिर्फ एक नागरिक है, 35 साल से ऊपर की एज है, एलिजिबल है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और कहीं से भी उसको कोई आमदनी, पैसा, सैलरी नहीं मिल रहा हो। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति को इलेक्ट कौन करता है। तो एक ग्रुप होता है जो राष्ट्रपति को इलेक्ट करता है, जिस ग्रुप का नाम है इलेक्टोरल कॉलेज। क्या नाम है ग्रुप का? इलेक्टोरल कॉलेज। अब इस ग्रुप में मेंबर कौन कौन से होते हैं? इसमें लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, और एमएलए होते हैं स्टेट के, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा था, एमएलए और एमएलसी। ध्यान से समझिए, लोकसभा के मेंबर, मगर इन लोकसभा में से वो मेंबर वोट नहीं करेंगे जिनको राष्ट्रपति ने नॉमिनेट करा है, यानी यहाँ पे वो 2 मेंबर वोट नहीं करेंगे, और यहाँ पे 12 मेंबर वोट नहीं करेंगे, ना ही एमएलसी वोट करते हैं। तो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस एमएलए मिलकर भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रपति
कितने समय के लिए बनते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति 5 सालों के लिए बनाए जाते हैं। वो दोबारा तिबारा यानी कितनी भी बार जब तक वो चाहें इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2 बार से ज्यादा आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद अगर राष्ट्रपति ने कोई अनलॉफुल काम किया है, कोई कानून के खिलाफ कोई आगे काम किया है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उनके ऑफिस यानी जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उस समय उनको हटाने का जो प्रोसेस है बीच समय में, उस प्रोसेस को कहते हैं इंपीचमेंट। क्या कहते हैं? इंपीचमेंट। ये पार्लियामेंट में शुरू किया जाता है प्रोसेस, ठीक है। अब हम कुछ मेजर फंक्शंस और पावर्स के बारे में बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। इसमें सभी फंक्शंस और पावर नहीं आई हैं, मगर कुछ मेजर फंक्शंस और पावर हमने ली हैं। जैसे कोई भी ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस आर टेकन इन हिज नेम, जितने भी आदेश केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाएंगे, सभी पे राष्ट्रपति की सिग्नेचर होना जरूरी है, उन्हीं के नाम से दिए जाएंगे। ये सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया के, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के कमांडर होते हैं, ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। इन्हीं का आदेश भारत की हमारी फौज मानती है। इन्हीं के कहने पर कभी भी वॉर डिक्लेयर करा जाएगा, या कभी किसी देश के साथ जब युद्ध चल रहा है तो शांति यानी पीस डिक्लेयर करी जाएगी। जब राष्ट्रपति कह देंगे तभी माना जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एक साथ बुला सकते हैं, सम्मन कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, बुला सकते हैं। और अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब भी, पार्लियामेंट सेशन में ना हो तब भी वो क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट कोई भी कानून बना सकते हैं, ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। मगर जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, सबसे पहले उसे पास करने की कोशिश करी जाएगी। अगर वो पास हो जाता है तो एज इट इज कानून माना जाएगा, और अगर वो पास नहीं होता तो वो कानून हट जाएगा। मगर प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर होती है, अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो कोई भी कानून बना सकते हैं। अब प्रेसिडेंट किस किस को अपॉइंट करते हैं? लगभग सभी जो बड़ी पोस्ट होती हैं देश की, उस पे प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रधानमंत्री की एडवाइस पे यानी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है, मंत्री परिषद जिसे कहते हैं। उसके बाद स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करने का काम। यहां पे एक बात समझ लीजिए, गवर्नर्स आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट को, सेंटर में प्रेसिडेंट को जो अलाउंसेस, जो चीजें, जो पावर होती हैं, उसी तरह से गवर्नर को भी स्टेट में होती हैं। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर वर्क करता है, उसी तरह से स्टेट में चीफ मिनिस्टर वर्क करता है। और जैसे कि अभी हमने बताया था, जैसे पार्लियामेंट काम करती है, ऐसी स्टेट असेंबलीज काम करती हैं। इसके बाद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। सीईसी, ये सीईसी क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो पूरे देश के इलेक्शन कमीशन का जो हेड होता है, पूरे देश में चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होती है बॉडी, उसके हेड का अपॉइंटमेंट भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनका अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। अब ये सीएजी कौन होते हैं? ये सीएजी का काम होता है जो भी सरकार का पैसा खर्च होता है उसकी जांच करना, क्या वो सही जगह पे खर्च हुआ है, क्या जितना सामान खरीदा वो बताया गया है उतना ही खरीदा गया है। ये सारी सरकारी कंपनियां जहां पे भी सरकार का पैसा खर्च होता है उसका ऑडिट करने का काम करती है, ये सबसे बड़ी पोस्ट होती है। इसके बाद यूपीएससी, जो हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जैसे तमाम जो हाई क्लास, जो ए क्लास ऑफिसर्स होते हैं, उनको सिलेक्ट जो करती है यूपीएससी, उसके चेयरमैन, उसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। साथ में फाइनेंस कमीशन। अभी फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन ये एक ऐसा कमीशन होता है जो स्टेट्स और सेंट्रल के बीच में जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, उसको बंटवारे का काम करता है। तो इसको भी सेटअप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। जब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन किसी बिल पर नहीं हो जाएगा तब तक वो कानून नहीं माना जाएगा। कोई भी कोर्ट देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नहीं बुला सकती है जब तक वो कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट पर है, उनको कोई भी पोस्ट नहीं बुला सकती है। और साथ में वो किसी को भी दी गया कोई सा भी पनिशमेंट हो जो एपेक्स कोर्ट यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट ने दे दिया, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं। किसी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर आ गया यानी उसको फांसी देने का, तो उसकी सजा को खत्म कर सकते हैं पूरी तरह से। उसकी सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या कुछ ईयर्स के लिए रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे काम प्रेसिडेंट को ही पावर्स होती हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट हमारा टॉपिक है, ये एज अ जनरल है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अब एक टॉपिक रह गया है हमारा पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। पार्लियामेंट हमारा एक ऐसा क्या कहते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूट है लॉ मेकिंग का। अब पार्लियामेंट से लॉ कैसे बनता है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा समझने की जरूरत है हमें, ठीक है, तो वो भी कराएंगे अभी आपको। अब इसके बाद ये हमारा एलिमेंट्री पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसको ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इसको नोट जरूर करिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा। जी, तो अभी तक हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, हमने पार्लियामेंट की वर्किंग के बारे में जाना। अब हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो एक छोटा सा हम इंट्रोडक्टरी पार्ट रखते हैं इसका। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ही इज द लीडर ऑफ हाउस, लोकसभा, वो लोकसभा का लीडर होता है। जैसे लोकसभा में एक लीडर होता है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, तो जो भी देश का प्रधानमंत्री होंगे वो लोकसभा के लीडर कहलाए जाएंगे। अगली बात आती है कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो लिंक का काम करता है प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। ही प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल एज अ लिंक बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिपार्टमेंट्स, पोर्टफोलियो से जो भी वर्क अलॉट किया जाता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है, और किसी को रीशफल करना है या किसी मिनिस्टर को एडिशनल इंचार्ज किसी और मिनिस्ट्री का देना है या उनसे कोई मिनिस्ट्री वापस लेने नहीं है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट का बना देना है, तो ये काम भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। इसके बाद आता है ही इज द चीफ एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ एडवाइजर, चीफ को तीनों आर्म्ड फोर्सेस के चीफ एडवाइजर होते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा किसी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनके सिपह सलारों की, कि भाई राजा है, सेनापति हैं, अब इनके कौन कौन मंत्री हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो ये है, इनको बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। अब आता है सबसे पहले बात, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। जो भी भारत सरकार के मंत्री होंगे वो भारत के प्रधानमंत्री की एडवाइस पर राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट करे जाएंगे। तीन तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं। सबसे पहले आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, इनको हम फर्स्ट रैंक मिनिस्टर्स कहते हैं। ये हेड होते हैं, हेड ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये अपने जैसे पीयूष गोयल है, पीयूष गोयल रेलवे के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, ठीक है। जैसे राजनाथ सिंह है, डिफेंस के इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर हैं। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो एस जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। तो ये तमाम लोग कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 18 से 22 की जो नंबर्स में वेरी करते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं ये। जब भी आप जैसे सुना होगा कि भाई प्रधानमंत्री ने मंत्री कैबिनेट की बैठक बुलाई, तो इन्हीं मिनिस्टर्स को कॉल किया जाता है, ठीक है। ये अब पार्टी के जो भी रूलिंग पार्टी होती है उसके सीनियर लीडर्स उनको बनाया जाता है। बहुत एक्सपीरियंस होता है इन लोगों को वर्किंग का, ठीक है। सारे जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं देश के लिए वो इन्हीं कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर लिए जाते हैं। कौन सा कानून कैसे बनेगा, जैसे लॉ मिनिस्टर, सब लोग इसी में आते हैं। ये कुछ डिपार्टमेंट इतने बड़े होते हैं कि उनको अकेला एक व्यक्ति नहीं पूरी तरह से एफिशिएंटली वर्क आउट कर सकते हैं आज की डेट में, तो इसलिए इनके साथ बनाए जाते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिनको हम बोलते हैं एमओएस। ये होते हैं थर्ड रैंक मिनिस्टर। यहाँ पे रैंक कोई ऐसी क्लासिफाइड नहीं है कि ये फर्स्ट रैंक होते हैं, थर्ड रैंक, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने सिर्फ समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये एमओएस होते हैं। जैसे क्या कहते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री की एमओएस है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर है। दे हैव टू वर्क अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर, दे हैव टू रिपोर्ट टू द कैबिनेट मिनिस्टर, और कैबिनेट मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं जिनका कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता, और उनको अगर प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि भाई उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो वो उस डिपार्टमेंट का एक एमओएस इंडिपेंडेंट इंचार्ज बना देते हैं। रैंक वाइज ये सेकंड कैटेगरी के होते हैं। ये कैबिनेट मिनिस्टर से बस छोटा सा, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है भाई, मेजर डिसीजन लेने का सारा काम कैबिनेट मिनिस्टर्स का होता है, बाकी एमओएस हो या एमओएस इंडिपेंडेंट इंचार्ज हो, इन लोगों को कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये इनको तभी बुलाया, ये तभी कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो सकते हैं जब व्हेन दे आर कॉल्ड, इनको बुलाया जाएगा। तो बेसिकली बस तीन तरह के मिनिस्टर्स हैं।
यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की वर्किंग होती है। ठीक है, अब हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, अब आते हैं हम जुडिशरी पर। ये जुडिशरी जो है ये हमारे हमारे तीसरा ऑर्गन है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी पावर्स को 3 जगह पर डिवाइड कर दिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। हमने लेजिस्लेटिव में हमने पार्लियामेंट को पढ़ा, फिर हमने स्टेट असेंबलीज को भी पढ़ा। एग्जीक्यूटिव में 2 तरीके के होते हैं, परमानेंट, एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। ये पार्लियामेंटेरियंस होते हैं जो मिनिस्टर्स बन जाते हैं। तो हमने डिस्कस करा प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब तीसरा ऑर्गन्स, इन तीनों को हम कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्लासेस में आपने 9th और 10th में पढ़ा इसके बारे में। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है इन्हें। तो तीसरा ऑर्गन आज हम जुडिशरी पढ़ने जा रहे हैं। अभी हमने लेजिस्लेटिव कंप्लीट कर लिया है और एग्जीक्यूटिव कंप्लीट कर लिया है। जुडिशरी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए। तो इंडियन जुडिशरी की बात करते हैं। जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ, ये जुडिशरी ब्रिटिश पीरियड में आगे के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस कर दी थी। तो देश में हायरार्की है, जुडिशरी की हायरार्की मतलब टॉप टू बॉटम स्टेजेस में है। सबसे पहले आती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पर होती हैं। ये पूरे डिस्ट्रिक्ट को मॉनिटर करती है, उसमें जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं। जुडिशरी का मेन वर्क क्या होता है? टू सेटल डाउन द डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन करना। ठीक है, कहीं भी, चाहे किसी गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो, एक स्टेट गवर्नमेंट का दूसरी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी स्टेट गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो, किसी पर्सन का किसी पर्सन से डिस्प्यूट हो, या किसी पर्सन का किसी गवर्नमेंट से डिस्प्यूट हो, तो इस तरह का कोई भी डिस्प्यूट जो होगा वो जुडिशरी सेटल डाउन करेगी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें रहेंगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगी। अगर यहां पर आप किसी भी पार्टी को सेटिस्फाई नहीं होती तो वो फिर जाएगी, अगर वो यहां से नॉट सेटिस्फाइड होकर फिर वो हाई कोर्ट जाएगी और फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में एक है। ठीक है, हाई कोर्ट कितनी है, कैसे है, इसको अब पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशरी। मैं एपेक्स वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं, जैसे पार्लियामेंट के लिए मैंने करा एपेक्स वर्ड का यूज की, कई बार इसी नाम से आ जाता है क्वेश्चन। तो एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ जुडिशरी सबसे बड़ी संस्था है, इसको हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें क्या पता है भाई? सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें नंबर ऑफ जजेस की बात करते हैं। सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट है कहां पर? ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? टाइम टू टाइम इसमें नंबर ऑफ जजेस बढ़ते रहते हैं, टाइम टू टाइम बढ़ते रहते हैं। जैसे कभी 7 थे, फिर 13 हो गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर और हो गए। तो इस वक्त जो नंबर ऑफ जजेस हैं वो 31 है। कितने हैं? 31। इसमें से 30 जजेस हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इंडिया के जुडिशरी के हेड होते हैं। ये सबसे, ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, कैसे बनता है, कौन अपॉइंट करता है? तो ही इज अपॉइंटेड बाय, इनको कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। और बाकी के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, बट विद कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और सेम जो पैटर्न है वो हाई कोर्ट्स में। अब चीफ जस्टिस के अपॉइंट होने के बाद सारी जुडिशरी के जो अपॉइंटमेंट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वहां पर इनका इन्फ्लुएंस रहेगा, इनसे पूछा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होती है यहां पर एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको भी मैंने समझाने के लिए बताया था आपको ये। अब क्या बात करते हैं कि भाई एक चीफ जस्टिस है, अब क्या एज होती है इसके लिए? कम से कम 25, यहां जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट में साहब 15 इयर्स का एक्सपीरियंस जिसको होगा उसको भेजा जाता है सुप्रीम कोर्ट। कई बार हाई कोर्ट से जजेस सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, कई बार वकीलों में से सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस बना दिए जाते हैं। सेम पैटर्न हाई कोर्ट में, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है जजेस को। कभी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो रिटायरिंग एज, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, रिटायरिंग एज। तो रिटायरिंग एज क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज है 65 इयर्स और हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग एज है 62 इयर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक है पूरे देश में, इसमें नंबर ऑफ जजेस 31 है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनको हम CJI भी कहते हैं। इसके बाद आते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, ये हाई कोर्ट पूरी कंट्री में कितनी है, ये 24 हैं। पूरी कंट्री में 24 हाई कोर्ट्स हैं, स्टेट से मैटर नहीं करता। और नंबर ऑफ हाई कोर्ट जजेस जो वेरी करते हैं वो वहां की पॉपुलेशन और बहुत सारी अलग चीजों की वजह से वेरी करते हैं। जैसे त्रिपुरा हाई कोर्ट है, त्रिपुरा हाई कोर्ट में 3 जजेस हैं। यूपी की हाई कोर्ट है, मोर देन 100 या अबाउट 100 जजेस हैं वहां पर। तो नंबर ऑफ केसेस, पॉपुलेशन, काफी सारी चीजें हैं जो उसको ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो भाई कौन अपॉइंट करता है इन्हें, ये अपॉइंट करा जाता है इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हमने प्रेसिडेंट की पावर्स में भी पढ़ा था, मगर इसमें भाई सबसे पूछा जाता है तो इसमें चीफ जस्टिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अपने अपॉइंटमेंट के बाद बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके अपॉइंटमेंट के लिए। हाई कोर्ट में यहाँ पे जैसे हेड CJI होता है, हाई कोर्ट का जो हेड होता है, हर हाई कोर्ट का हेड वो चीफ जस्टिस होता है। वो कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनको इनकी एज से पहले हटाया जा सकता है, किस प्रोसेस से, रिमूव किस प्रोसेस से हो सकते हैं, ये रिमूव हो सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इंपीचमेंट। किस प्रोसेस से, उसी प्रोसेस से जिससे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। एक बार अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति 58 इयर्स की एज में सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज 65 इयर्स की एज तक रहेगा, जब तक वो 65 इयर्स एज कंप्लीट नहीं करेगा, 7 इयर्स तक रहेगा वो। ऐसे ही यहाँ पर एक बार जज, कोई मिनिमम एज नहीं है यहाँ पर ऐसा, यहाँ पे मगर रिटायरिंग एज डिफाइंड है। सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपनी पावर्स होती हैं, जब से एपीलेट ज्यूरिडिक्शन होती है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होती है। ठीक है, और ये गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स भी होता है हमारा। अगर कभी किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो इस केस में वो पर्सन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। किस वजह से, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, क्योंकि इसका फंडामेंटल राइट है और सुप्रीम कोर्ट हर इंडियन सिटीजन के राइट्स की गारंटी करती है। ठीक है, और तो इसके आगे हम ये देखते हैं बेटा, इसके और क्या चीजें आती है हमारे पास। तो जैसे हमने देखा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है जुडिशरी का। इसके बाद अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे किसी को अगर सजा दे दी है, डेथ पेनल्टी दे दी, तो उसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही उसको खत्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ऐसे केस में एक चीज समझ में आती है कि भाई अभी तक हमने समझा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, जुडिशरी के बारे में। बेटा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप लोगों के साथ हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं उसमें इन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा करिए, अपने क्वेश्चंस देखा करिए, क्योंकि अगर आप इनको प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो फिर आपका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा, कंपटीशन क्वालिफाई होने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप लोगों को जरूरी है कि जो लाइव क्लासेस हों उसमें अपनी प्रॉब्लम्स पूछा करिए, बहुत अच्छे से पूछा करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।